दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज इस क्लास में हम महाभियोग के बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, महाभियोग लगाने की क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है, इस संबंध में कानून क्या जानकारी देता है। साथ में हम चर्चा करेंगे कि महाभियोग को हमने किस देश से ग्रहण किया है, वर्तमान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग का प्रावधान किया गया है, महाभियोग लगाते समय लोकसभा की क्या भूमिका रहती है, राज्यसभा की क्या भूमिका रहती है, राष्ट्रपति की क्या भूमिका रहती है। आप सभी को यह पता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष का माना गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद से पदमुक्त हो सकता है। साथ में अगर राष्ट्रपति पर एक आरोप लग जाए कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है तो राष्ट्रपति को एक महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि महाभियोग है क्या। महाभियोग कुछ नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बात इतनी है कि राष्ट्रपति के ऊपर एक आरोप लगता है कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है और एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से उसको पद से हटाया जाता है। इसको महाभियोग कहते हैं। महाभियोग में लोकसभा की क्या भूमिका है, राज्यसभा की क्या भूमिका है, राष्ट्रपति साहब की क्या भूमिका है, इनको लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। हमने कहा कि महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया है। अगर प्रश्न पूछे कि महाभियोग की प्रक्रिया का हमने किस देश से ग्रहण किया है तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा अमेरिका। हमने किस देश से ग्रहण किया है? अमेरिका से किया है। साथ में ये एक बात जानकारी मिलती है कि महाभियोग है क्या। महाभियोग इतना है कि राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगता है कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है। क्या किया है? संविधान का अतिक्रमण। अगर राष्ट्रपति पर यह आरोप है कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है तो ही महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। कुछ किताबों में जानकारी ये मिलती है कि महाभियोग की प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के। ये बात गलत है। भारत में एकमात्र एक ही पद है राष्ट्रपति का जिसको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाते हैं। कब हटाते हैं? तो एक ही जानकारी मिलती है कि संविधान का जब अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति तो उसको एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से हटाते हैं जिसको महाभियोग कहते हैं। जानकारी यह भी मिलती है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वर्तमान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है। अगर वर्तमान में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है उसका आप अध्ययन करते हो तो उसमें पूरी जानकारी है, विधि है, उसमें बताई गई है कि राष्ट्रपति को आखिर कैसे हटाया जाता है महाभियोग के माध्यम से। हमने कहा कि हमने किस देश से ग्रहण किया है कि महाभियोग की प्रक्रिया, तो हमने अमेरिका से ग्रहण किया है कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लागू होती है, कैसे हटाया जाता है, इसमें किस किस की क्या क्या भूमिका रहती है। अब हमने ये भी पता चल गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जाता है और वो विशेष प्रक्रिया उसी समय लागू की जाती है जिस समय राष्ट्रपति के ऊपर आरोप यह लगता है कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है। हमने यह है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। उसमें क्या भूमिका रहती है राष्ट्रपति को लेकर उसमें चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली होती है जिसको लेकर आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमने कहा कि संविधान का अतिक्रमण करने पर संविधान का अतिक्रमण करने पर एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। मैंने ये आपको बताया कि इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई लंबी कहानी नहीं है। कहानी एक ही है कि संविधान का अतिक्रमण कौन करता है? राष्ट्रपति। तब उसको एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है जिसको महाभियोग कहते हैं।
जानकारी ये भी मिलती है कि महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान हमने कहाँ से ग्रहण किया है। प्रावधान की बात पूछे तो प्रावधान हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। अगर पूछे कि महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान आपने किस देश से ग्रहण किया है या भारत ने किस देश से ग्रहण किया है, तो अमेरिका से ग्रहण किया है। हमने अमेरिका से महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान लिया। वर्तमान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान मिलता है, ये जानकारी मिलती है या उल्लेख मिलता है, तो वर्तमान में अनुच्छेद की बात होती है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद हो जाएगा 61। कौन सा हो जाएगा? 61। भारतीय संविधान के 61 का जब अध्ययन करते हैं तब हमें महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। अब आपको पूछे कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है, तो महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है, प्रक्रिया मानी जाती है। ये कुछ सामान्य जानकारी है। सामान्य जानकारियों से ही प्रश्न बनते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न बनता है वो अपने जो लिखा है उसमें से क्या बनता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? 61। महाभियोग की प्रक्रिया क्यों लगाई जाती है? राष्ट्रपति संविधान का क्या करता है? अतिक्रमण करता है। ये प्रावधान हमने कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका से किया है। वर्तमान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में ये कैसी प्रक्रिया? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जो हमने लिखा है उसमें से हमने मोस्ट बातों पर चर्चा कर ली, यहीं से ही प्रश्न बनता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया, जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है। अब एक कहानी सुनना, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अगर ये कहानी अगर आपको याद हो गई तो महाभियोग की पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो किस सदन में लाया जाता है? क्या लोकसभा में लाया जाता है, क्या राज्यसभा में लाया जाता है, या दोनों सदनों में लाया जाता है, या किसी में नहीं लाया जाता? आपको याद ये रखना है कि महाभियोग का प्रस्ताव चाहे लोकसभा में लेके आओ चाहे राज्यसभा में लेके आओ, जैसा आपको अच्छा लगता है उसमें लेके आओ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कुल सदस्य संख्या का 1/4 यानी 25% सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। लोकसभा में लेके आते हो तो भी 25% सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। राज्यसभा में लेकर आते हो तो भी 25% सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। प्रस्ताव लेके आए, प्रस्ताव पर चर्चा होने से ठीक 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति साहब को सूचना करनी पड़ेगी कि साहब इस दिन महाभियोग के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, आप पधार सकते हैं, आप स्वयं आ सकते हैं या अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। हमने कहा कि या स्वयं आ सकते हैं या प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति या तो खुद आए या प्रतिनिधि को भेजे, जैसा राष्ट्रपति को उचित लगे। उसके बाद में क्या होता है कि चर्चा होती है। चर्चा में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का प्रतिनिधि अपना पक्ष रखता है। पक्ष से अगर सदन संतुष्ट है तो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। सदन संतुष्ट नहीं है, वो उसको बोलने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता है या उसका प्रतिनिधि अपना पक्ष रखता है। अगर उसके पक्ष से सदन संतुष्ट है तो क्या होता है, तो वो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। अगर सदन संतुष्ट नहीं है तो अपने कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास किया जाता है। प्रस्ताव को पास करके दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन की क्या भूमिका रहती है, दूसरा सदन क्या करता है, क्या वहां राष्ट्रपति उपस्थित होता है या नहीं होता है, दूसरे सदन की भूमिका को आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। पहले सदन की क्या प्रक्रिया है उसको लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। हमने कहा कि किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। लेकिन ये याद रखने योग्य बात है कि जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, उस सदन के 1/4 सदस्यों का
सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। प्रस्ताव पर चर्चा करने से ठीक 14 दिन पूर्व, प्रस्ताव पर चर्चा करने से ठीक 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। राष्ट्रपति के पक्ष से सदन संतुष्ट है तो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। नहीं तो हमने कहा कि कोई भी सदन हो, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उसके 1/4 यानी 25% सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। समर्थन के बाद में प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव जिस दिन लाया जाता है उससे ठीक 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। प्रस्ताव पे चर्चा होती है, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित हो सकता है और अगर राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के पक्ष से सदन संतुष्ट है तो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या होता है? नहीं है तो सदन कुल सदस्यों का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों का सदन कुल सदस्यों संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके दूसरे सदन में भेजता है। हमने कहा कि दूसरे सदन की अब इस प्रक्रिया में क्या भूमिका रहती है, इसको लेकर विस्तार से हमें चर्चा करनी है। हमने कहा कि प्रस्ताव पहले माना कि किसी एक सदन में लेके सदन में राष्ट्रपति या उसका प्रतिनिधि उपस्थित हुआ और हुआ ऐसा कि उनके प्रस्ताव से, उनके पक्ष से वो संतुष्ट नहीं हुए सदन और प्रस्ताव में कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास किया और प्रस्ताव को पास करने के बाद में दूसरे सदन में भेजा गया। दूसरे सदन में क्या होता है? दूसरा सदन प्रस्ताव को पास करने से मना कर सकता है। आप कहोगे तो अगर मना कर दिया तो क्या होगा? प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर प्रस्ताव दूसरा सदन पास करता है तो इसमें क्या प्रक्रिया रहती है दूसरे सदन की? दूसरा सदन क्या करता है? एक पहली प्रक्रिया है कि दूसरा सदन प्रस्ताव को पास करने से मना कर सकता है। अगर प्रस्ताव को पास करता है तो क्या प्रक्रिया रहती है? दूसरा सदन वही प्रक्रिया, कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत, जैसा कि आपने अभी पढ़ा है। पहला जो सदन होता है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास कर दे तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। दूसरे सदन मना भी कर सकता है और पास भी कर सकता है। पास करता है तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव को पास करें तो क्या होता है? राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसा कभी हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया गया हो या पास हुआ हो या चर्चा हुई या उपस्थित हुआ या प्रतिनिधि आया? तो आज तक वर्तमान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 का प्रयोग नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान मतलब आज 2021 तक
जब से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है और आज वर्तमान समय 2021 तक इस प्रस्ताव को पास नहीं किया गया, न ऐसा प्रस्ताव आया है। अब हम चर्चा करेंगे कि प्रस्ताव में कौन कौन भाग लेता है, इस महाभियोग की प्रक्रिया में आखिर भाग कौन कौन लेता है, कौन कौन सदस्य इसमें शामिल होते हैं, किन किन को शामिल किया जाता है। तो पहले दूसरे सदन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने कहा दूसरा सदन, दूसरा सदन की क्या भूमिका रहती है। दूसरे सदन की भूमिका यह रहती है कि प्रस्ताव को पास करने से मना कर सकता है, प्रस्ताव को पास करने से मना कर सकता है। पहली बात तो यह है कि अगर प्रस्ताव को पास करने से मना कर सकता है, प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाएगा। अगर प्रस्ताव पास करे तो अपने कुल सदस्यों का बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत आवश्यक है, 2/3 बहुमत आवश्यक है, या 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करता है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। क्या वर्तमान में आज तक कभी भारतीय संविधान में इस अनुच्छेद 61 का प्रयोग हुआ है या ऐसा कभी हुआ है? तो ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो नहीं हुआ है। प्रस्ताव में कौन कौन भाग लेता है, प्रस्ताव में मतलब किन किन सदस्यों की भागीदारी होती है, इनको लेकर चर्चा करने से पूर्व मैं एक बार पुनः एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ 1 मिनट की। हमने कहा कि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी सदन में ला सकते हैं, लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं, लेकिन लाने से पूरा 25% सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। प्रस्ताव पर चर्चा करने से ठीक 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। प्रस्ताव पर चर्चा होते समय राष्ट्रपति या उसका प्रतिनिधि शामिल हो सकता है। अगर राष्ट्रपति के पक्ष से सदन संतुष्ट है तो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। अगर संतुष्ट नहीं है तो अपने कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास किया जाता है। प्रस्ताव पास करने के बाद में दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन पर प्रस्ताव को पास करने से मना भी कर सकता है। हमने कहा कि मना कर सकता है, क्या ऐसा कर सकता है? तो कर सकता है, उस पर कोई दबाव नहीं कि प्रस्ताव को पास ही करे। अगर प्रस्ताव को पास करता है तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करता है और ऐसा करने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। हमने कहा कि इस प्रस्ताव में भाग कौन कौन लेते हैं, किन किन सदस्यों की भागीदारी होती है, तो इन भागीदारी को लेकर भी हम चर्चा करते हैं। आप सभी को याद है कि महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लागू होती है और कब होती है? जब वो संविधान का अतिक्रमण करता है। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का उल्लेख मिलता है और यह प्रक्रिया हमने अमेरिका से ग्रहण की है। हमें कहा कि भागीदारी किस किस की है? भागीदारी संसद के कुल सदस्यों की, कुल सदस्यों के मतलब ये होता है लोकसभा, और कुल सदस्यों का मतलब होता है राज्यसभा। संसद में कौन कौन शामिल है? संसद में लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति शामिल है। लेकिन यहाँ बात हो रही है लोकसभा व राज्यसभा की। संसद के कुल सदस्य मतलब लोकसभा के कुल सदस्य, राज्यसभा के कुल सदस्य। कुल सदस्य का मतलब होता है एक तो निर्वाचित और प्लस मनोनीत। इसमें हमने कहा निर्वाचित प्लस मनोनीत।
इसके अलावा किसी सदस्यों की भागीदारी रहती है क्या? तो इसमें अगर विधान परिषद पूछे या विधानसभा पूछे या अलग कोई संघ शासित प्रदेश के सदस्य पूछे या राज्यपाल पूछे, अन्य किसी सदस्यों की भागीदारी नहीं रहती है। संसद के समस्त सदस्यों की भागीदारी रहती है। और संसद में कौन कौन शामिल है? राज्यसभा शामिल है, लोकसभा शामिल है। और राज्यसभा व लोकसभा के चाहे निर्वाचित सदस्य हो चाहे मनोनीत सदस्य हो, दोनों की भागीदारी रहती है और दोनों ही इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो हमें ये जानकारी मिली है कि भारत में आज तक यह प्रस्ताव कभी पास नहीं हुआ है, न प्रस्ताव आया है, न किसी राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, न किसी राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगा है। ये जो समस्त बातें हैं इनको लेकर हमने चर्चा की है, सामान्य अध्ययन किया है। आशा और विश्वास मुझे ये भी है कि ये कहानी पूरी आपको समझ में आई है और ये बात मैंने जो बताई वो आपको समझ में आई है। नहीं आई है तो भी कोशिश करेंगे कि आगे भी ये बातें आपको समझ में आए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बिशन चारण आप सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।